तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम एंड सम बेसिक ऑपरेशंस ऑन सेट्स एंड बेसिक अलजेब्रा फॉर सेट्स। तो इस ऑर्डर में सबसे पहले वेन डायग्राम को देखते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है? जॉन वेन के नाम पे इसका नाम वेन डायग्राम पड़ा, जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था। वेन डायग्राम का हम समझने के लिए वेन डायग्राम को समझने के लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम 3 वेन डायग्राम बना लेते हैं एग्जांपल लेने के लिए। यहाँ पर हम इजी एग्जांपल लेंगे और दो सेट लेते हैं। सपोज मैंने ए में लिया है पी क्यू आर और बी में लिया है आर एस टी, और यूनिवर्सल सेट जो हमारा है वो यूनिवर्सल सेट तीनों के लिए हमने लिया है पी क्यू आर एस टी यू, इस तरीके से लिया है। और यहाँ पर हमने लिया है ए पी क्यू आर और बी हमने लिया है एम एन टी, एम एन, केवल एम एन ले लेते हैं। बी में ले लेते हैं हम लोग एस टी, केवल एस टी ले लेते हैं। और इधर हम लोग ले लेते हैं ए को पी क्यू आर ही लेते हैं और बी को हम लोग ले लेते हैं केवल पी और केवल क्यू। तो वेन डायग्राम का मतलब क्या है? वेन डायग्राम का मतलब देखते हैं। इसमें एक रेक्टेंगल से पूरे यूनिवर्सल सेट को हम एक्सप्रेस करते हैं। यूनिवर्सल सेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और सर्कल इसके अंदर हम बनाएंगे जो कि हमारे सेट ए और बी को एक्सप्रेस करेंगे। अब जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, इस केस में ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन है। तो जो दो सर्कल ए और बी को एक्सप्रेस करेंगे, दोज आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। ए वाले लिया और ये बी वाला सर्कल लिया। ए के अंदर और बी के अंदर जो भी कॉमन एलिमेंट है वो कॉमन पार्ट में आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आर एलिमेंट है। पी और क्यू, पी और क्यू हमने यहाँ लिख दिया। और आर के अलावा एस और टी थे तो एस और टी को हमने यहाँ पर लिख दिया। यूनिवर्सल सेट में पी क्यू आर एस टी के अलावा हमको क्या मिल रहा है? पी क्यू आर एस टी के अलावा स्मॉल यू मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर बात कर लें, यूनिवर्सल सेट तीनों के लिए सेम ही ले रहे हैं हम लोग, यू सेम ही ले रहे हैं यहाँ पर तीनों के लिए। यहाँ पर हम वापस ए और बी को देखें तो ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इस तरीके से देख सकते हैं ए और बी। यूनिवर्सल सेट को हमेशा टोटल रेक्टेंगल से एक्सप्रेस करते हैं। ए के अंदर कौन कौन आ रहे हैं? पी क्यू आर आ रहे हैं। बी के अंदर कौन आ रहा है? एस और टी आ रहा है। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, पी क्यू आर आ गया, एस और टी आ गया, स्मॉल यू बच गया, तो स्मॉल यू को हमने बाहर लिख दिया। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट तो हमेशा की तरह रेक्टेंगल एक्सप्रेस कर ही रहा है। ए हमारा जो है ए का सबसेट ही बी है। सबसेट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर ए का सबसेट भी है तो ए के अंदर ही हमको बी को बनाना पड़ेगा। ए के अंदर ही हमको बी को बनाना पड़ेगा। अब देखिए, दोनों एलिमेंट पी और क्यू दो एलिमेंट तो ए और बी दोनों में है, तो हमने उसको बी के अंदर लिख दिया। जैसे ही हम बी के अंदर ले रहे हैं, ऑटोमेटिकली दे विल लाई ऑन द सर्कल ऑफ ए। और जो एलिमेंट बी में नहीं है परंतु ए में है, उसको हम बाहर लिख देते हैं। अब ए और बी में जो एलिमेंट थे, उनके अलावा जो एलिमेंट बचे जो कि यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं पर न तो ए में आ रहे हैं न तो बी में आ रहे हैं, उनको हम बाहर लिख देते हैं दोनों सर्कल्स के। तो पी क्यू आर आ चुके हैं, एस टी यू को हम बाहर लिख देते हैं। तो एक मोटा मोटा आइडिया हमने यहाँ लेने की कोशिश की है कि आखिर वेन डायग्राम क्या होते हैं। वेन डायग्राम्स के थ्रू हम लोग ऑपरेशन, सम बेसिक ऑपरेशंस ऑन सेट्स को समझने की कोशिश करेंगे। अब सम बेसिक ऑपरेशंस ऑफ सेट्स के लिए हमको एग्जांपल लेना पड़ेगा। पहले हम हेडिंग डाल देते हैं, सम बेसिक ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। तो सम बेसिक ऑपरेशंस ऑफ सेट क्या क्या है? यूनियन है, इंटरसेक्शन है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है, डिफरेंस ऑफ सेट है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स है, और डिसजॉइंट सेट्स भी किसको कहते हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं इसमें। तो इसको इजीली समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। सपोज मैं यूनिवर्सल सेट ले लेता हूं और यूनिवर्सल सेट में लिख लेता हूं मैं ए बी सी डी ई एफ जी तक लिख देता हूं। और ए एक सेट ले लेता हूं जिसके अंदर हमारे आ रहे हैं ए बी सी डी, और बी एक और सेट ले लेता हूं जिसके अंदर हमारे आ रहे हैं सी डी ई एफ। तो ये मैंने सैंपल के लिए यूनिवर्सल सेट लिया और सेट ए लिया, सेट बी लिया। तो इनके थ्रू हम लोग बाकी सारे ऑपरेशंस को समझेंगे। अब जैसे इसमें सबसे पहला आ रहा है हमारे पास यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ
टू सेट्स, दो सेट्स का यूनियन क्या होता है। तो इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, सबसे पहले तो ये देखें। तो ए यूनियन बी को हम एक्सप्रेस करेंगे ऐसे, यू से मिलता जुलता इसका सिंबल है, ए यूनियन बी। इसको पढ़ते हैं कैसे हैं, ए यूनियन ऑफ बी से पढ़ते हैं। अब ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या होती है ये देखते हैं। ए यूनियन बी को सेट की तरह, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करने वाले हैं वो देखते हैं। ए यूनियन बी कंटेन्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। या तो एक्स ए में आ जाए या तो एक्स बी में आ जाए, तो हम लोग उसको ए यूनियन बी बोलेंगे। अच्छा, वेन डायग्राम इसका कैसे बनेगा, वेन डायग्राम कैसे बनेगा वो बता देते हैं। वेन डायग्राम बनाया हमने और ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, इस वजह से हमने इस वाले केस में जो एग्जांपल हमने लिया है इसमें ए और बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, इसलिए हमने ये इंटरसेक्ट करता हुआ वेन डायग्राम बनाया। और ए और बी और यू, अब देखते हैं इसमें हम लोग जब इसमें ए और बी लिखते हैं तो ए और बी कॉमन कितने एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट है सी और डी। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं सी डी, यहां पर लिख देते हैं ए बी। और जो एलिमेंट बच गए हैं वो है ई और एफ, और यहां पर बाहर जो न तो ए में आया है न बी में आया है वो जी है। अच्छा, इसको हम लोग ए यूनियन बी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ए और बी का यूनियन अगर मैं इसमें कलरफुल करता हूं इसको, तो ए यूनियन बी किसको टेक्निकली एक्सप्रेस कर रहा है, वो इस ग्रीन वाले पार्ट को एक्सप्रेस कर रहा है। मतलब कि ए बी सी डी ई एफ। अगर हम लोग जो एग्जाम्पल्स हैं इनके लिए ए यूनियन बी लिखना चाहें तो ए यूनियन बी का आंसर फॉर एग्जाम्पल जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसके लिए क्या आएगा आंसर इसका, ए यूनियन बी का आंसर आएगा ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी डी ई एफ इन टोटल, मतलब ए के एलिमेंट्स लिए, बी के एलिमेंट्स लिए और उनको क्लब करके एक बड़ा सेट बनाया जिसको हम ए यूनियन बी कह रहे हैं। और जैसा कि हमने सेट की डेफिनेशन में ऑलरेडी पढ़ लिया था कि किसी भी एलिमेंट को हम सेट में रिपीट नहीं करते हैं। सेट की डेफिनेशन क्या थी आपको रिमाइंड करवा दें, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। तो हम लोगों ने ए और बी को यूनियन कर लिया, ए और बी को यूनियन किया तो जो भी एलिमेंट रिपीट हो रहे थे ए और बी में उनको हमें दोबारा नहीं लिखना है। हमने तीन तरीके से ए यूनियन बी को देखा है। ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में उसको कैसे लिखते हैं हम लोग वो लिख रहे हैं। रादर आई शुड से दैट ए यूनियन बी हम लोग लिख रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, ए यूनियन बी का मतलब है, ए यूनियन बी का मतलब है एक्स सच दैट आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब वो दोनों में भी आ सकता है। तो ए यूनियन बी की हमने यहाँ पर डेफिनेशन देख ली है। तो सेकंड ऑपरेशन कौन सा है, सेकंड ऑपरेशन देख लेते हैं हम लोग। जो हमने एग्जाम्पल लिया था उस एग्जाम्पल के लिए वो सेट लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट लिया था हमने ए बी सी डी ई एफ जी। ए हमने क्या लिया हुआ था, ए बी सी डी, और बी हमने क्या ले रखा था, सी डी ई एफ। ये हमने एग्जाम्पल में लिया था। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ रहे हैं सम बेसिक ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो नंबर 2 पे जो हम लिखने वाले हैं दैट इज इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है। अब दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है वापस से हम लोग आराम से इसको एक्सप्लेन करेंगे, तीन चीजों से देखेंगे। एक तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका वेन डायग्राम क्या होता है, और हमारे पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए ए इंटरसेक्शन भी निकल के क्या आएगा, ताकि हमको अच्छे से क्लेरिफाई हो जाए। तो ए इंटरसेक्शन बी इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ऐसे, दैट साइन टू बी रीडेड बाय इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ऑल्सो एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी में एक्स एलिमेंट आएगा सच दैट एक्स ए में भी हो और एक्स बी में भी हो। तो यहां पर वेन डायग्राम के थ्रू अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या होगा, ये ए बनाया हमने, बी बनाया, क्योंकि कुछ पार्ट कॉमन है तो कॉमन पार्ट हमने यहां पर बना लिया है। और यहां पर लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ और जी यहां पर। अच्छा, अब ए इंटरसेक्शन बी को अगर मैं कलर करता हूं तो ए इंटरसेक्शन बी को कलर करने का मतलब हो गया कि जो कॉमन पार्ट है वो लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। और यहां पर अगर हमारे एग्जाम्पल के लिए हम ए इंटरसेक्शन बी को लिखें तो आप देख सकते हैं दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है केवल सी और डी।
तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया ए कॉमन बी, और ए कॉमन बी का मतलब हो गया दो एलिमेंट जो कि सी और डी से एक्सप्रेस हो रहे हैं। उम्मीद है आपको ये इजीली समझ में आ रहा होगा। थर्ड पॉइंट पे जाते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। किसी सेट का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाए, ये अब हम लोग सीखने वाले हैं। तो एज यूजुअल हम लोग जो पैटर्न अपनाते आ रहे हैं, पहले हम डेफिनेशन लेंगे, उसके बाद हम डायग्राम देखेंगे, और हमारे पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए ए का कॉम्प्लीमेंट या सेट बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आने वाला है वो देखेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ए बार और ए डैश से एक्सप्रेस करते हैं। कभी कभी ए बार, और समटाइम्स वी विल एक्सप्रेस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए बाय दिस। तो ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ सेट ए को एक्सप्रेस करने के लिए ए बार और ए डैश को हम यूज करते हैं। अब ए बार होता क्या है? ए बार को बताते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब कि एक्स यूनिवर्सल सेट जो कि कंसीडर हो रहा है उस पर्टिकुलर एग्जांपल में या उस पर्टिकुलर डिस्कशन में, उस यूनिवर्सल सेट में तो आए, पर एक्स ए में बिल्कुल ना आए। मतलब all the elements except the elements of A lying in the universal set are called complement set of that particular set। तो हम लोग यहाँ पर वेन डायग्राम बनाते हैं। ए बनाया, बी बनाया, और इस तरीके से हमने यहाँ पर यूनिवर्सल सेट भी लिख दिया है। अब ए के अंदर हमारे पास थे ए बी सी डी, यहाँ पर ई एफ थे, और जो दोनों ए और बी के बाहर था दैट इज जी। तो यहाँ पर हमने बना लिया। अब ए बार मतलब ए को छोड़कर जो जितने भी एलिमेंट बाकी बचते हैं वो सारे हमें लेने हैं। तो ए को छोड़कर जो पोर्शन हमें बाकी बच रहा है उसको हम शेड करते हैं यहाँ पे। ए को छोड़कर जो भी पोर्शन बाकी बच रहा है, आप ध्यान से देखें, मुझे यहाँ पर सिर्फ ए का ख्याल रखना है, ए का ध्यान रखना है कि ए के अंदर आने वाले एलिमेंट हमें बिल्कुल नहीं लेने हैं। ए बार मतलब ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट ए को छोड़ दें, बाकी जो भी एलिमेंट बच रहे हैं वो हम ले लेते हैं। अच्छा, जैसे कि हम लोग जो एग्जाम्पल लेके चल रहे थे उसमें ए बार यहाँ पर क्या होगा? तो ए बार फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा एग्जाम्पल हमने लिया उसके लिए ए बार क्या सेट निकल के आएगा वो बताता हूं आपको। ए बार मतलब ए के एलिमेंट्स लें, उनको छोड़ दें, और उसके बाद ई एफ जी तीन ही एलिमेंट बचते हैं। तो ए बार का मतलब ई एफ जी इस एग्जाम्पल के लिए। तो यहां पर हमने क्या किया? पहले डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन में सेट बिल्डर फॉर्म में कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को किस तरीके से लिखते हैं वो सीखा। उसके बाद हमने वेन डायग्राम में कलर किया उस रीजन को जो ए बार को एक्सप्रेस करता है, और थर्डली हमने लिया ए बार में जो आंसर आएगा हमारे पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए वो लिया है हमने। ठीक है, तो उम्मीद है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट तक आपको ये अच्छे से आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है। तो नंबर फोर पे जाते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का डिफरेंस कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जैसे a माइनस बी, तो ये a माइनस बी की डेफिनेशन क्या होगी? a माइनस बी को डिफाइन करते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x नॉट बिलोंग्स टू b। मतलब x, वो x जो a का एलिमेंट तो हो, बट x b का एलिमेंट तो बिल्कुल ना हो। तो x a में तो आए पर ध्यान रहे x b में ना आए। ऐसे सारे एलिमेंट्स का सेट जो इसको सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग a माइनस बी सेट बोलते हैं। इसका वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। वेन डायग्राम बनाते हैं, ये ए बनाया हमने और यहाँ पर बी लिया यहाँ पर, और इस तरीके से यूनिवर्सल सेट लिख दिया। एज यूजुअल ए बी सी डी ई एफ और यहाँ पर जी। तो अब हम ये देखें कि ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो ए में आ रहा है पर बी में नहीं आ रहा है। तो ए में तो आ रहा है पर बी में नहीं आ रहा है, तो वो पोर्शन हमारा कौन सा है? ये वाला पोर्शन है। अच्छा, हमारे एग्जाम्पल, पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल हमने लिया था उसमें a माइनस बी
क्या सेट निकल के आएगा ये बता सकते हैं हम लोग, आराम से बता सकते हैं कि इसमें आंसर आने वाला है ए और बी। केवल स्मॉल ए स्मॉल बी दो एलिमेंट इसमें आने वाले हैं जो कि ए में तो लाई करते हैं पर बी में लाई नहीं करते हैं। यहाँ पर क्योंकि हम इंटरसेक्शन पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं एक बात आपको और बताता हूं कि a माइनस बी को हम लोग a इंटरसेक्शन b बार से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए इसको वेरीफाई करते हैं, a माइनस बी को a इंटरसेक्शन b से भी हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। a माइनस बी हमने क्या निकाला ऑलरेडी, इसके लिए हमने कर लिया है। अच्छा, b बार अगर हम लिखने की कोशिश करें यहाँ पर, b बार हम लोग यहाँ पर लिखने की कोशिश करें b बार इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए, तो b बार क्या होगा, b के एलिमेंट्स को आप छोड़ दीजिए और उसके अलावा सब ले लीजिए। तो ये बचने वाला है a b और c और d आ चुके हैं, e और f आ चुका है और g और लेना है हमको। तो a और b बार में क्या कॉमन आएगा, अब आप a और b बार में क्या कॉमन आ रहा है आप खुद देख सकते हैं। तो a इंटरसेक्शन b बार, a कॉमन है, हाँ कॉमन है, b कॉमन है, हाँ b भी कॉमन है, उसके अलावा c d और g दोनों में अलग अलग हैं। तो इसका मतलब a इंटरसेक्शन b बार में दो ही एलिमेंट आने वाले हैं जो कि a और b ही हैं। इसका मतलब हमने इजीली वेरीफाई कर दिया कि a माइनस बी का जो आंसर आएगा वो हमारे इस केस के लिए a इंटरसेक्शन b बार के बराबर आएगा और ये ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, नंबर 5 पे चलते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स तो हम पढ़ चुके हैं, अब एक टर्म नई आती है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होती है वो देख लेते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स देखते हैं। अच्छा, इसको एक्सप्रेस करते हैं जैसे ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस लेना है ए डेल्टा बी से। ए डेल्टा बी टेक्निकली होता क्या है, ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। मतलब ए माइनस बी सेट निकाल लें, बी माइनस ए सेट निकाल लें और उन दोनों सेट्स का हम यूनियन ले लें, तो जो सेट हमें मिलेगा दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी सेट। तो इस केस में ए डेल्टा बी क्या आएगा, ए डेल्टा बी क्या आएगा, अच्छा ए डेल्टा बी ए यूनियन ए माइनस बी हमारे पास क्या आया था वो देख लिया, तो हम यहीं पे लिख लेते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी हमको क्या मिला था ऑलरेडी हमने कर लिया, ए माइनस बी तो ए कॉमा बी मिल रहा था। अच्छा, और बी माइनस ए मतलब बी के एलिमेंट्स में से ए के एलिमेंट्स हम हटा दें तो बच क्या रहा है बी में, सी और डी हट गए तो बच रहा है इधर ई और एफ। तो हमारे जो एग्जाम्पल है, हमारा एग्जाम्पल के लिए ए डेल्टा बी क्या आएगा, ए बी ई एफ आने वाला है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन हम यहां लिख देते हैं, इसकी डेफिनेशन होगी ए डेल्टा बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। मतलब कि एक्स ए यूनियन बी में तो आए पर एक्स किसका एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो जैसा हम हमेशा करते आ रहे हैं डायग्राम के थ्रू भी इसको देखना पड़ेगा ताकि आपको पता चले, फील आए कि ये डायग्राम में हम लोग कहाँ देख सकते हैं ए डेल्टा बी को। तो डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर, ए सेट है बी सेट है और ये यूनिवर्सल सेट बनाया, ए बनाया बी बनाया, ए बी सी डी यहाँ पर ई एफ और यहाँ पर हमने जी को लिखा। अब आप देखिए हम ए माइनस बी ले लेते हैं, तो जैसे ही ए माइनस बी लिया तो ये तो हम ऑलरेडी काम कर ही चुके हैं ए माइनस बी। फिर हमने बी माइनस ए भी ले लिया, तो बी माइनस ए भी ले लिया, तो बी माइनस ए को भी हम शेडेड कर देते हैं, बी माइनस ए को भी शेडेड कर देते हैं, बी माइनस ए को भी शेड कर दिया, ए माइनस बी को शेड कर दिया, बी माइनस ए को शेड कर दिया। तो आप देख सकते हैं जो पोर्शन हमें मिल रहा है दैट इज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो अगर फिगर में वेन डायग्राम में दिखाने की बात आए कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए मीन्स ए डेल्टा बी कहाँ आता है, तो आप ऐसे शो कर सकते हैं कि भाई ए डेल्टा बी को एक्सप्रेस करने के लिए वेन डायग्राम में इस तरीके से एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो सिमेट्रिक डिफरेंस तक हमने अब देख लिया है। तो अब हम देखने वाले हैं डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। डिसजॉइंट सेट्स देखते हैं। डिसजॉइंट सेट्स
देखिए बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। जैसा कि मैंने चैप्टर की शुरुआत में आपको बोला, इसकी एप्लीकेशंस रिलेशन, फंक्शन, लॉजिक और प्रोबेबिलिटी में आती हैं। डिसजॉइंट सेट्स की डेफिनेशन, आप डिसजॉइंट सेट्स की डेफिनेशन, डिसजॉइंट इवेंट की डेफिनेशन आपको फिर वहां पे देखने को मिलेगी। तो एक हल्का सा थॉट हमको सेट्स के रिगार्डिंग यहाँ पर मिल जाएगा। तो डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? सपोज मैं यहाँ पर लेता हूँ पी, एक सेट लेता हूँ, उसमें मैं लिखता हूँ 1 2 3, और क्यू एक दूसरा सेट लिखता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ 5 6 7, और यूनिवर्सल सेट इनका ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से लिख लिया। तो P और Q, अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाए तो वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा। P और Q में कुछ कॉमन नहीं है, जैसा कि हमने वेन डायग्राम की शुरुआत में देखा कि P और Q में अगर कुछ कॉमन नहीं हो तो देर इज नो पार्ट इन कॉमन इन P एंड Q। तो हम लोग लिख बना रहे हैं यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पर लिख रहे हैं 5 6 7। तो जो बचे एलिमेंट है वो 4 और 8 यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं, ना तो P में आ रहे हैं ना तो Q में आ रहे हैं। तो सेट्स P एंड Q आर कॉल्ड disjoint sets, disjoint sets if, सीधी सी बात है कि P इंटरसेक्शन Q हमारे को क्या मिले? 5 मिले, मतलब कि एम्प्टी सेट मिले। आई एक्सपेक्ट किया आपने कल जो डेफिनेशन मैंने बताई थी वो पढ़ ली हो। तो P इंटरसेक्शन Q अगर हमको 5 मिल रहा है, एम्प्टी सेट मिल रहा है, उसी केस में हम लोग P और Q को डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे। जैसा कि यहाँ पर एक्सप्रेस हो रहा है, P और Q के जो सर्कल्स हैं वो अलग अलग है, उनमें कोई कॉमन पार्ट यहाँ पर नहीं है। अच्छा, डिसजॉइंट सेट के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स के लिए। तो लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स पे जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो मैंने अभी आपको पढ़ाई, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस एंड डिसजॉइंट सेट्स, इनको आप एक बार अच्छे से रिवाइज दोबारा कर लें, और फिर उसके बाद हम लोग इसको आगे ले जाते हैं। तो देखते हैं लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं लेट U बी द यूनिवर्सल सेट। कोई यूनिवर्सल सेट U है और ABC सम गिवन सेट्स। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि ये लॉज ऑफ अलजेब्रा होते क्या हैं। हम लोग सिर्फ इनको लिखने वाले हैं अभी, और उसके बाद जब हम लिख लेंगे कि ये होते क्या है, उसके बाद हम इनको वेरीफाई करेंगे, एग्जांपल लेंगे कि अगर यू हमको कुछ दिया हुआ पर्टिकुलर सेट हो और एबीसी कुछ दिए हुए हो, तो आखिर ये लॉज कैसे वेरीफाई होंगे, कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखने वाले हैं केवल और केवल कि लॉज ऑफ अलजेब्रा होते क्या हैं। तो नंबर वन है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए बी इंटरसेक्शन ए बराबर होते हैं। ऑल्सो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, ये भी बराबर होते हैं। ठीक है, चाहे तो हम फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट इस पे डाल सकते हैं, नंबर 1 लिख देते हैं, नंबर 2 लिख देते हैं। ठीक है, नंबर 1 हमारा कम्यूटेटिव लॉ है, जैसा कि नाम है वैसा ही इसका काम है कि ए इंटरसेक्शन बी लिखें या बी इंटरसेक्शन ए लिखें, एक ही बात है, मतलब कम्यूट कर सकते हैं, वो कम्यूट कर सकते हैं, कम्यूटेटिव बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नंबर 2 लेते हैं। नंबर 2 बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, अब एसोसिएटिव लॉ में क्या है? एसोसिएट कर पाए किस तरीके से? सपोज हमको दे रखा है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए का बी यूनियन सी को पहले बी का सी के साथ यूनियन ले लें और फिर जो सेट आया उसका ए के साथ यूनियन लें, या फिर हम पहले ए यूनियन बी ले लें और जो आंसर आया उसका फिर सी के साथ यूनियन ले लें, तो एक ही बात है। मतलब अगर ए यूनियन बी यूनियन सी लिख रखा है टोटल, तो पहले बी और सी का यूनियन लें या पहले ए और बी का यूनियन लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेक्निकली आंसर विल बी सेम। और यही पॉइंट हम लोग इसमें लेने वाले हैं इंटरसेक्शन के रिगार्डिंग। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी
इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले किन्हीं भी दो को इंटरसेक्शन ले लें, हमारे पास जो एंड रिजल्ट्स मिलेंगे वो सेम होंगे। एसोसिएटिव मतलब कि एसोसिएशन की प्रॉपर्टी यहां पर शो हो रही है। नंबर 3 पे ले जाते हैं। नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? जो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका हमको सिखाए। जैसे कि वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट यूनियन साइन ओवर इंटरसेक्शन साइन, मतलब कि अगर ऐसा लिख रखा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो यूनियन साइन को इंटरसेक्शन साइन पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हमें ये बताएगा। तो ए यूनियन बी लिखा और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लिखा। तीसरा, सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिख रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ध्यान रहे हम लोग अभी केवल डेफिनेशन लिख रहे हैं, केवल देख रहे हैं कि ये लॉज होते क्या हैं। इनको वेरीफाई हम लोग इस ये सारे लॉज एक बार लिख लें, उसके बाद ही इनको हम वेरीफाई करेंगे। तो ये हमने नंबर 3 लिख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 3 के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आने के बाद हम लोग नंबर 4, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ लिखते हैं। डिमॉर्गन लॉ होता क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए बार यूनियन बी बार। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी, अगर हमको ए यूनियन बी दे रखा हो, डिमॉर्गन लॉ फर्स्ट पॉइंट क्या है? ए इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू ए बार यूनियन बी बार। और सेकेंडली अगर ए यूनियन बी का होल बार लिख रखा हो तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो ये दो पॉइंट है, इनको जनरलाइज कर सकते हैं। इन जनरल, इन जनरल अगर हमको लिख रखा हो इसमें ए वन यूनियन ए टू यूनियन अप टू ए एन का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हम लोग कैसे लिख दें? ए वन बार इंटरसेक्शन ए टू बार इंटरसेक्शन अप टू सो इंटरसेक्शन ए एन बार। और इसी तरीके से ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन अप टू सो ए एन का कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए वन बार यूनियन ए टू बार यूनियन अप टू सो यूनियन ए एन बार तक आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम 3 सेट के लिए लेते, सपोज हम 3 सेट की बात करते और 3 सेट के लिए हम लोग लिखना चाहते ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो हम थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि ये कोई सेट पी है। तो अगर ये कोई सेट पी है तो इसको हम लोग लिखते हैं पी यूनियन सी का बार, और इसको कैसे लिखते हैं? डिमॉर्गन लॉ से पी बार इंटरसेक्शन सी बार। और पी बार को हम वापस लिख रहे हैं ए यूनियन बी का होल बार और इंटरसेक्शन सी बार, और इसको अगेन वापस से रूल से बदल देते हैं ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार। तो जैसा कि देख सकते हैं हम लोग 3 के लिए हमने काम किया, तो ये 3 के लिए हो गया है। इसी तरीके से 4 के लिए, 5 के लिए, और आगे बढ़ते बढ़ते जैसा कि हमने एन के लिए लिख ही दिया है, इसी तरीके से हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। तो ये सिर्फ मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इसको लिया था। तो डिमॉर्गन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको हम लोग ध्यान रखें, आगे यूज होगा इधर भी और प्रोबेबिलिटी में भी। नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। नंबर 5 में आता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, अभी आइडेंटिटी लॉ क्या होता है? आइडेंटिटी लॉ बताते हैं आपको। देखिए, अगर ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट ले लूं मैं, ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट के साथ ले लूं, तो हमें क्या मिल जाएगा? वो वापस से ए मिल जाएगा। और ए यूनियन फाई ले लूं तो वापस से हमें वो ए ही मिल जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट के साथ हम ए ले लें, या यूनिवर्सल सेट के साथ ए का इंटरसेक्शन ले लें तो भी हमें ए मिल रहा है, और फाई के साथ अगर हम ए का यूनियन ले लेते हैं तो भी हमें ए मिल रहा है। इनको हमें एग्जांपल्स के थ्रू समझना पड़ेगा, अभी हम लोग केवल लिख रहे हैं इनको। नंबर 6 पे जाते हैं। नंबर 6 पे हम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट लॉ देखते हैं। ए इंटरसेक्शन ए बार
ए इंटरसेक्शन ए बार से क्या मिलने वाला है, ए इंटरसेक्शन ए बार से हमें मिलने वाला है फाई। ए और ए बार में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। उसके बाद आगे ए यूनियन ए बार, इससे हमको क्या मिलने वाला है, यूनिवर्सल सेट मिलने वाला है। ए और ए बार को क्लब कर दें तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा। और तीसरा, ए बार का बार, अगर हम लोग ए का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालें और उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकाल लें तो अगेन विल गेट ए, ए सेट हमको दोबारा मिल जाएगा। तो 7th पॉइंट पे हम जाते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए, वापस से ए मिलने वाला है, और ए यूनियन ए, वापस से फिर हमें ए ही मिलने वाला है। ठीक है, ये है आइडेम्पोटेंट लॉ। तो लॉज तो हमने सारे यहाँ पर देख लिए हैं, पर कुछ लॉज तो हमने सारे यहाँ पर देख लिए, पर कुछ पर्टिकुलर नोट्स हैं वो भी हमें यहाँ पर लिखने चाहिए। तो नोट लिखते हैं हम लोग। नोट, फर्स्ट नोट, ए माइनस बी यूनियन सी। ए माइनस बी यूनियन सी को कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। सेकेंडली, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी को कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, इस तरीके से लिखेंगे। सेकंड नोट हम लोग लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन फाई। तो ए इंटरसेक्शन फाई से हमको क्या मिलने वाला है, फाई मिलने वाला है। और ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट से हमको क्या मिलने वाला है, यूनिवर्सल सेट वापस से मिलने वाला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो हमें ध्यान रखने होंगे। तो जितने भी हमने लॉज लिखे हैं ये हमको पता होने चाहिए, एनी हाउ हमको याद करने पड़ेंगे, और इनका यूज हमको आगे के क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। तो हमने लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट्स तो पढ़ लिए हैं, लेकिन हमने सिर्फ उनको लिखा है, अभी उनको हमने वेरीफाई नहीं किया है। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल लिया है, ए बी सी सेट लिए हैं यहाँ पे, और यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर रहे हैं इसको, जो आपके सामने लिखा हुआ है। इनके थ्रू हम वेरीफाई करेंगे लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट्स को। तो कुछ लॉज, जैसे कि स्टार्टिंग का नंबर 1 हमारा जो है कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, बहुत ही ईजी है। आप देख सकते हैं क्लियरली, ए यूनियन बी करूंगा तो पी क्यू आर एस टी यू हमको मिलने वाला है। और अगर मैं बी यूनियन ए करूंगा तब भी वो हमको सेम सेट ही मिलने वाला है। तो फर्स्ट फर्स्ट वाला हमने जो कम्यूटेटिव लॉ लिखा था, और एसोसिएटिव लॉ सेकंड नंबर पे जो हमने लिखा था, वो मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज के लिए छोड़ रहा हूँ। लेकिन हम थर्ड पॉइंट को यहाँ पर देखेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो थर्ड पॉइंट जो हमारा था वो था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने जो लिखे थे उसमें 2 पॉइंट लिखे थे, किसी एक को हम लोग यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को हमने किस तरीके से लिखा था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को लिखा था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब देखते हैं क्या एक्चुअल में ऐसा होता है। एलएचएस सेपरेटली निकालेंगे, आरएचएस सेपरेटली निकालेंगे, वेरीफाई करेंगे कि बराबर है या नहीं है। तो बी इंटरसेक्शन सी, ये तो हमने लिख ही दिया। बी इंटरसेक्शन सी का सेट क्या मिलने वाला है, बी और सी में क्या क्या कॉमन आने वाले हैं, बी और सी में कॉमन आने वाले हैं आर, और एस कॉमन नहीं है, यू कॉमन है, और वी भी कॉमन नहीं है। तो आर और यू कॉमन है, एस और वी इसमें नहीं आ रहे हैं सेट बी में। तो हमने जो कॉमन लिए हैं वो है आर और यू। अब हम अगर ए का इसके साथ यूनियन कर दें तो पी क्यू आर एस, आर तो आ गया है और यू नहीं आया है, तो इसमें हमको जो टोटल आंसर मिला वो पी क्यू आर एस यू मिला। अच्छा, इधर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जब हम करते हैं, इनको मिक्स करके लिखते हैं, तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, पी क्यू आर एस, और क्यू आर आ चुका है, क्यू आ चुका है, आर आ चुका है, और टी नहीं आया है, और यू भी नहीं आया है। अच्छा, कॉमन लें किसके साथ, कॉमन लें ए यूनियन सी के साथ, तो पी क्यू आर एस अगेन,
और आर एस हमको मिल गया है पी क्यू आर एस में, और उसके बाद यू और वी भी आएगा। अच्छा, अब इन दोनों में कॉमन ले लें, तो इन दोनों में कॉमन ले लें तो आप देख सकते हैं पी कॉमन है, हाँ पी कॉमन है, फिर क्यू भी कॉमन है, क्यू कॉमन है, आर भी कॉमन है, एस भी कॉमन है, और यू भी कॉमन है। ठीक है, और टी हमको कॉमन नहीं मिल रहा है, वी हमको कॉमन नहीं मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं एलएचएस और आरएचएस यहाँ पर इजीली बराबर हो रहे हैं। हम इजीली वेरीफाई कर पा रहे हैं कि एलएचएस और आरएचएस जो हमने लिखे थे वहां पर ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के रिगार्डिंग ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दैट इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विद ए यूनियन सी। वेन डायग्राम के थ्रू भी हम लोग इसको देख सकते हैं इजीली। वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग इसको कैसे देखेंगे वो बता देते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पर वेन डायग्राम बना लिया इस तरीके से, ए बनाया, बी यहाँ पर लिया, सी यहाँ पर लिया। अब तीन तीन वाला वेन डायग्राम हमारे सामने ये आ रहा है, ए बी सी यूनिवर्सल सेट बनाया। तो ए में बी इंटरसेक्शन सी को हम मिला दें तो हम लोग ए, पहले हम ए ले रहे हैं तो मतलब ए सेट हमने पूरा कवर अप कर लिया है। ठीक है, और हम उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी को इसमें क्लब कर रहे हैं। बी इंटरसेक्शन सी जो कि बी और सी का कॉमन पार्ट है, हमको ये लेंस के बारे में देखना पड़ेगा। ये बी और सी का कॉमन पार्ट है जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी को जब हम ए में मिलाएंगे तो जैसा कि हमने शुरू में बताया था किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी को इसमें मिलाते ही ये पोर्शन छोड़ते हुए हमने बी इंटरसेक्शन सी को इसमें जो बचा हुआ पार्ट था वो इन्वॉल्व कर दिया। अच्छा, ये तो हमारा हमने एलएचएस के थ्रू बनाया है। क्या आरएचएस के थ्रू भी ऐसा ही बनता? तो आरएचएस के थ्रू भी हम लोग यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं। आरएचएस के थ्रू अगर मैं जाता तो ए यूनियन बी वापस से बना लेते हैं हम लोग इसको। तो वापस से बना लेते हैं, ए ये है, बी ये है और सी ये है। अगर मैं ए यूनियन बी को लूं तो ए यूनियन बी क्या बनने वाला है आपका? ए यूनियन बी बनने वाला है, ए यूनियन बी बनने वाला है आपका ये ए यूनियन बी आने वाला है आपका। और फिर उसके बाद हम बात कर लें ए यूनियन सी क्या आने वाला है, तो ए यूनियन सी पे मैं डॉट कर देता हूं, ए यूनियन सी पे मैं डॉट बना देता हूं। तो ए यूनियन सी पे हमने यहाँ पे डॉट कर दिया, मतलब जो डॉटेड पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन सी को, और जो ग्रीन शेडेड पार्ट है वो एक्सप्रेस कर रहा है ए यूनियन बी को। अगर हम ध्यान से देखें तो डॉटेड एंड ग्रीन दोनों पार्ट एक साथ जहां आ रहे हैं वो एग्जैक्टली इसी पार्ट के बराबर है। जहां पर डॉटेड पार्ट भी है और ग्रीन पार्ट भी है, वो पार्ट कौन सा है हमारा? मैं बोल्ड कर देता हूं इसकी बाउंड्री को थोड़ा सा, ताकि आपको ये अच्छे से दिख जाए। तो ये डॉटेड पार्ट और ग्रीन पार्ट दोनों में ही आ रहा है, और इस तरीके से हम देख सकते हैं ये पार्ट एग्जैक्टली इसी पार्ट के बराबर आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हमने वेन डायग्राम के थ्रू भी और एग्जाम्पल के थ्रू भी वेरीफाई कर लिया है। नंबर 4 पे जाते हैं। नंबर 4 हमारा क्या है? डिमॉर्गन लॉ। तो डिमॉर्गन लॉ देखते हैं। डिमॉर्गन लॉ क्या था? ए यूनियन बी का बार इक्वल टू ए बार कॉमन विद बी बार। तो हमारे एग्जांपल के लिए वेरिफिकेशन करते हैं, ए यूनियन बी का बार क्या आएगा? ए यूनियन बी हमारे पास क्या आया था? ए यूनियन बी ऑलरेडी लिखा हुआ है, पी क्यू आर एस टी यू। पी क्यू आर एस टी यू का कॉमन जो पी ए यूनियन बी का आंसर आया वो ये आया था। इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है हमको। कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके एलिमेंट्स को हमें यू में से हटा देना है। तो पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू को हटा दें तो इधर से हमको क्या मिलने वाला है? यू। पी क्यू आर एस टी यू को हटा दें तो वी और डब्ल्यू, केवल दो ही एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में बचने वाले हैं। इसके बाद हम लिखते हैं ए बार, ए बार कॉमन विद बी बार। तो ए बार का मतलब जो एक को छोड़कर बच रहे हैं, टी यू वी डब्ल्यू, टी यू वी डब्ल्यू। और बी बार मतलब कि बी को छोड़कर जो यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं, तो क्यू आर टी यू, क्यू आर टी यू को छोड़ दें तो पी एस और वी डब्ल्यू। अगर हम इनका कॉमन लें तो हमको क्या देखने को मिलेगा? कॉमन ले लें तो वी डब्ल्यू कॉमन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने एक पार्ट डिमॉर्गन लॉ का वेरीफाई कर दिया, दूसरा पार्ट आप प्रैक्टिस के लिए मैं इसमें छोड़ रहा हूँ आपके लिए। अच्छा, इसको भी अगेन हम वेन डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। वेन डायग्राम के थ्रू अगर हम ध्यान दें इस पे, तो इसमें ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हम लोग इसमें क्योंकि सी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर सी को इसमें नहीं बना रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर ए ले लेता हूँ और बी ले लेता हूँ
और ए और बी यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन बी का बार, ए यूनियन बी का बार मतलब कहाँ आने वाला है, मतलब न तो ए में आए, ए में भी नहीं आना चाहिए और ए बी में भी नहीं आना चाहिए। ए यूनियन बी का बार मतलब ए यूनियन बी करने के बाद जो सेट मिल रहा है उसको हमने किस में से डिलीट कर दिया, यूनिवर्सल सेट में। तो जो यूनिवर्सल सेट में अब बचे हैं ए यूनियन बी को डिलीट करने के बाद, उनको अगर हम शेडेड करेंगे तो ये पार्ट आएगा जो कि मैंने शेडेड किया है। अच्छा, ये तो हमने किससे बना दिया, एलएचएस से। आरएचएस से बनाए तो आरएचएस से बनाने की कोशिश करते हैं, आरएचएस से बनाने की कोशिश करते हैं। तो आरएचएस में भी मैंने ए और बी दोनों बना लिए। अब ए और बी दोनों बनाने के लिए ए बार को मैं यहाँ पर ग्रीन पेन से एक डिफरेंट कलर से बनाऊंगा। ए बार बनाते हैं तो ए बार मतलब कि आउटसाइड ए के बाहर वाला पोर्शन ही हमको लेना है। ए के बाहर वाला पोर्शन लेना है तो ए के बाहर वाला पोर्शन ले लिया। फिर उसके बाद बी बार लेना है तो बी के बाहर वाला पोर्शन लेना है, बी के बाहर वाला पोर्शन लेना है। तो अगेन मैं यहाँ पे डॉटेड ले लेता हूँ। बी बार मतलब कि बी के आउटसाइड वाला पार्ट हमें यहाँ पर डॉटेड करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बी बार कौन है, डॉटेड। ए बार कौन है, ग्रीन। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ए बार और बी बार में जो कॉमन आ रहा है, मतलब ऐसा रीजन ध्यान से देखिए जहां पे डॉटेड भी है जहां पे ग्रीन भी है। तो डॉटेड और ग्रीन का जो कॉमन आएगा, कॉमन पार्ट आएगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू एलएचएस। एलएचएस वाला वेन डायग्राम एग्जैक्टली उसी पार्ट के बराबर है जो ए बार और कॉमन बी बार के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए। थर्ड वाले पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हमने एग्जांपल से वेरीफाई कर दिया और वेन डायग्राम भी हमने बना के दिखा दिया कि भाई लेफ्ट और राइट साइड के जो वेन डायग्राम है दोज आर एग्जैक्टली सेम। और इसी तरीके से डिमॉर्गन लॉ का भी केवल एक पार्ट हमने वेरीफाई किया है। इन द सिमिलर मैनर वी कैन वेरीफाई द सेकंड पॉइंट ऑल्सो। तो इसके बाद हमारे जो बाकी पार्ट्स हैं वो प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं। हाँ, इसका जो नोट है हम उसको फिर से वेरीफाई करते हैं। तो नोट जो हमने लिखा था, नोट क्या लिखा था, पहला नोट हमने लिखा था, दो नोट लिखे थे पहले नोट में, और उनमें से एक ये था, ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी कॉमन विद ए माइनस सी। तो हम देखते हैं ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या आएगा आप आराम से देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग, तो नोट वाले का, नोट फर्स्ट का एक पार्ट हम लोग यहाँ वेरीफाई कर रहे हैं। बी यूनियन सी क्या मिलने वाला है, क्यू आर टी यू, और सी आर एस यू वी, आर एस यू वी। ये आ गया हमारे पास। अब ए में से इन एलिमेंट्स को डिलीट कर देते हैं। क्यू आर टी यू हमने इसके एलिमेंट ले लिए बी के। उसके बाद आर एस यू वी, आर एस यू वी, बी सी के एलिमेंट लिए, क्लब किए तो बी यूनियन सी बन गया। ए में से इन एलिमेंट्स को डिलीट कर दें, तो ए में से इन एलिमेंट्स को डिलीट कर दें तो पी डिलीट, पी तो हमारे पास बचेगा, क्यू हमारे पास डिलीट हो गया, आर डिलीट हो गया, एस डिलीट हो गया, तो केवल और केवल क्या बच रहा है हमारे पास, ए माइनस दिस सेट इक्वल टू पी। अच्छा, वापस से जाते हैं ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या मिल रहा है, कॉमन विद ए इंटरसेक्ट ए माइनस सी क्या मिल रहा है, ए में से बी के एलिमेंट को हटा दो आप, तो ए में से बी के एलिमेंट को हटा दो, ए में से बी के एलिमेंट हमारे क्यू हट जाएगा, आर हट जाएगा, और टी है नहीं और यू भी हमारे पास नहीं है, तो क्या बच रहा है, पी और एस बच रहा है यहाँ पे, पी और एस। ए में से सी के एलिमेंट हटा दें, मतलब कि ए माइनस सी की कैलकुलेशन कर लें, तो आर एस यू वी हटाते हैं, तो आर एस यू वी, आर एस हट जाएंगे, यू और वी यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा पी क्यू। अगर मैं इनका कॉमन ले लूं तो कॉमन लेने पे हमें पता चलेगा कि वापस से हमें केवल पी ही मिल रहा है। तो वी आर सेपरेटली कैलकुलेटेड ए माइनस बी यूनियन सी एंड ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, एंड दे आर फाउंड टू बी एग्जैक्टली सेम, मतलब कि जो उनके आंसर्स हैं वो एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। तो हमने वेरीफाई कर दिया है एग्जाम्पल के थ्रू कि भाई ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं। इसके लिए भी हम लोग एक वेन डायग्राम देख लेते हैं ताकि तीन वाले वेन डायग्राम की आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। तो अगर मैं बात करता हूं ए बी सी की, तो यहां पर ए बी सी बनाया हमने, यूनिवर्सल सेट बनाया। ए में से बी यूनियन सी को हटा दें, तो बी यूनियन सी पहले हम लोग पूरा ए बनाते हैं। अब ए में से मुझे किसको मिटा देना है, किसको हटा देना है, बी यूनियन सी को हटा देना है।
मतलब कि बी यूनियन सी मतलब ये दोनों सर्कल्स का टोटल। तो बी यूनियन सी को अगर मैं हटा दूं तो बी यूनियन सी को हटाने के बाद जो ए में एलिमेंट बच रहे हैं दोज आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस शेडेड पोर्शन। ये जो मैंने डिलीट किया, बी यूनियन सी मतलब कौन सा था, बी यूनियन सी मतलब ये वाला पार्ट था, बी वाला सर्कल और सी वाले सर्कल का यूनियन। अगर मैं ए में से हटा दूं तो हमको ये शेडेड पार्ट मिलेगा। राइट हैंड साइड पे जाते हैं, ये तो हमने एलएचएस के थ्रू बनाया। राइट हैंड साइड पे गए अगर तो राइट हैंड साइड के थ्रू हम जाते हैं और राइट हैंड साइड के थ्रू बनाते हैं। तो ए माइनस बी, अब a माइनस बी लिखते हैं तो मतलब a माइनस बी, ए के एलिमेंट्स में से b के एलिमेंट्स को डिलीट कर देते हैं। a के एलिमेंट्स में से b के एलिमेंट्स को डिलीट अगर कर दें तो जो बचेगा वो पार्ट होगा ये वाला। a के एलिमेंट्स में से b के एलिमेंट्स को मैंने डिलीट कर दिया है। और फिर उसके बाद a माइनस सी मतलब a के एलिमेंट्स में से c के एलिमेंट्स को डिलीट कर दो। तो a के एलिमेंट्स में से c के एलिमेंट्स को डिलीट कर दें तो हमको ये डॉटेड ग्रीन डॉट जो है वो हमको मिलने वाले हैं। तो अब आप देखिए, अगर मैं वो पार्ट देखूं जो दोनों में कॉमन है, ब्लैक शेडेड और ग्रीन डॉटेड में जो कॉमन पार्ट है, ब्लैक शेडेड का मतलब इस वाले पार्ट का मतलब क्या है, इस वाले पार्ट का मतलब है a माइनस बी। और ग्रीन डॉटेड का मतलब क्या है, यहाँ पर ग्रीन डॉटेड का मतलब है यहाँ पर a माइनस सी, a माइनस सी। तो इनका जो कॉमन पार्ट आएगा वो देख सकते हैं आप, एग्जैक्टली exactly इसी पार्ट के बराबर आ रहा है। देखो जो जहां पर वो पोर्शन जहां पे शेडेड भी है, ब्लैक शेडेड भी है और ग्रीन डॉटेड भी है, वो पार्ट एग्जैक्टली exactly जो हमने एलएचएस बनाया था एग्जैक्टली उसी के बराबर आ गया है। तो ये जो हमने एग्जांपल लिया है इसके थ्रू हम बाकी सारे के सारे लॉज ऑफ अलजेब्रा को वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी सभी लॉज बहुत ही इजीली वेरीफाई हो जाते हैं। और मोर इम्पोर्टेंटली आपको सबको याद रखना पड़ेगा आगे सेट ऑफ आगे सेट्स की अलजेब्रा में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनमें इनका यूज होगा। तो अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल करेंगे वेन डायग्राम और अलजेब्रा ऑफ सेट्स पे। तो पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं, सपोज हमने यू, कैपिटल यू को सेट ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ सिटी पी, कोई सिटी पी है उसके सारे सिटीजन्स का सेट हमने बोला कैपिटल यू से। और कैपिटल ए सेट ऑफ ऑल इंजीनियर्स ऑफ दैट सिटी, कैपिटल बी सेट ऑफ ऑल आईआईटियंस ऑफ दैट सिटी, और कैपिटल सी से हमने एक्सप्रेस किया सेट ऑफ ऑल आईएएस ऑफ दैट सिटी। तो इसके लिए एक सूटेबल वेन डायग्राम अगर हमें बनाना हो तो हम लोग कैसा वेन डायग्राम बनाएंगे जिससे कि प्रॉपर एक्सप्रेस हो जाए। वेन डायग्राम बनाने के लिए अलग अलग बातें हमारे दिमाग में आनी चाहिए। वो क्या है कि देखिए, ए सेट जो हमको दे रखा है सेट ऑफ ऑल इंजीनियर्स, इंजीनियर्स का जो सेट आने वाला है और आईआईटियंस का जो सेट आने वाला है, क्या इनमें कोई कनेक्शन होगा? क्या सारे आईआईटियंस जो हैं वो इंजीनियर्स होंगे? हाँ, सारे आईआईटियंस इंजीनियर होंगे। इसका मतलब सेट बी जो है हमारा, दैट मस्ट बी ए सबसेट ऑफ सेट ए। तो हम सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं कि वेन डायग्राम बनाते हैं। रेक्टेंगल जो सिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, सारे सिटीजन्स को एक्सप्रेस कर रहा है, दैट इज यूनिवर्सल सेट। सेट ए को जो हमने बनाया उसके अंदर हमने कहीं सेट बी बना दिया, मतलब कि जो आईआईटीएन का सेट है दैट मस्ट बी ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी। अब सेट ऑफ आईएएस, अब आईएएस का जो सेट है इसका वेन डायग्राम हमें बनाना है। तो इसका सर्कल हम कहाँ बनाएं? क्या सेपरेटली एक सर्कल यहाँ बना दें? अगर हम एक सर्कल सेपरेटली यहाँ बना देते हैं इट मीन्स देर इज नो कॉमन मेंबर इन सेट ऑफ इंजीनियर्स एंड सेट ऑफ आईआईटियंस अमंग टू द सेट ऑफ आईएएस। तो अगर मैं यहाँ एक सेपरेट सर्कल बना देता हूं तो इसका मतलब तो कोई भी इंजीनियर चाहे वो आईआईटियन हो या नहीं हो वो कोई भी आईएएस नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं है कि सारे जो आईएएस हैं उन्हीं में से इंजीनियर्स और आईआईटियन आते हों। कुछ आईएएस ऐसे भी हो सकते हैं जो कि इंजीनियर ना हो, कुछ आईएएस ऐसे भी हो सकते हैं जो इंजीनियर तो हो पर आईआईटियन ना हो, और कुछ आईएएस ऐसे हो सकते हैं कि जो कि आईआईटियन भी हो इंजीनियर भी हो। मतलब हर टाइप की पॉसिबिलिटी यहाँ बनती है। तो हम सेट सी को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे और सेट सी हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं यहाँ पर। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर फिंगर रख रहा हूँ तो यहाँ फिंगर रखने का मतलब तीनों सर्कल में आ रहे हैं हम लोग। तीनों सर्कल मतलब वो बंदा जो यहाँ पर बैठा है, जो मेंबर यहाँ पर है, जो एलिमेंट यहाँ पर है वो इंजीनियर भी है,
IITN भी है और IAS भी है। अगर मैं यहाँ पर फिंगर टच कर दूं तो इसका मतलब हो गया कि वो बंदा जो मेंबर यहाँ पर है वो मेंबर केवल एक्सक्लूसिवली IAS है। ही और शी इज नॉट एन इंजीनियर और एन IITN। और अगर मैं यहाँ पर फिंगर रख देता हूँ, यहाँ पर कोई डॉट लगा देता हूँ, तो इस डॉट का मतलब है कि वो बंदा इंजीनियर तो है पर IITN नहीं है और IAS भी है। तो ये वो सारी पॉसिबिलिटीज को कवर करता है जो कि हमको दी गई हैं। तो प्रॉपर वेन डायग्राम हम लोग इससे शो कर सकते हैं। अच्छा, वेन डायग्राम पे ही कुछ और एग्जांपल्स भी लेते हैं। सपोज हमें एक नया एग्जांपल लेते हैं, हम इसमें लिखते हैं कि शो ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। मतलब कि इसको हमको बाय वेन डायग्राम, ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ए, ये पहला, ये दूसरा पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का सपोज यहाँ बार ले लेते हैं। इनको हमें वेन डायग्राम से शो करना है, तो कैसे शो करेंगे वो देखते हैं। तो एबीसी बना लेते हैं। अब यहाँ पर एबीसी कुछ भी दे रखे हैं, एबीसी किसी भी तरीके से दे रखे हैं, हमको ऑलरेडी ये दे रखा है, गिवन एक डायग्राम हमको दे दिया गया है कि ये हमारे पास सिचुएशन है, सबसेट है या नहीं है इसके रिगार्डिंग हमको ये पता है। तो अगर हमको ये दे दे कि सिचुएशन ये है, तो इसमें आपको शो दीज बाय वेन डायग्राम, और आई शुड से कलर या शेड दीज पार्ट्स बाय वेन डायग्राम फॉर दिस गिवन फिगर। ये एक वेन डायग्राम हमको दे रखा है और इसमें हमको इन पोर्शंस को शेड करना है और शेड करके बताना है कि कौन से पार्ट को ये एक्सप्रेस करेगा। तो पहले पार्ट को अगर हम ले लें, पहले पार्ट में आते हैं। पहले पार्ट में कैसे देखते हैं, देखिए बी माइनस सी पार्ट कौन सा है, तो बी माइनस सी पार्ट को देखते हैं। बी माइनस सी पार्ट होगा आपका ये वाला, बी में से सी के एलिमेंट हटाने के बाद जो बचेगा वो। अच्छा, इसमें अभी तो ये आ रहा है केवल और केवल बी माइनस सी, और इसका अगर हम कॉमन ले लें, कॉमन विद ए, तो ए के अंदर आने वाले पार्ट को इसके साथ अगर हम कॉमन ले लें तो कौन सा आंसर आने वाला है, ए तो पूरा सर्कल ये एक्सप्रेस कर रहा है ए। अगर बी माइनस सी का ए के साथ कॉमन ले लें, मतलब इस सर्कल का शेडेड पार्ट से कॉमन लें, इस सर्कल का शेडेड पार्ट से कॉमन ले लें, तो केवल ये शेडेड पार्ट ही इस सर्कल के अंदर आ रहा है। तो हमको क्या मिलने वाला है, हमको यहाँ पर केवल ये पोर्शन एज ए रिजल्ट मिलने वाला है जो कि इस वाले पोर्शन में बैठा है। तो ये ए बी सी यू, और ये जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ए इंटरसेक्शन विद बी माइनस सी को एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड आंसर हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड आंसर में देखते हैं। सेकंड में क्या करेंगे, ए कॉमन विद बी यूनियन सी का बार, मतलब कि हमने पहले तो बी यूनियन सी का बार बनाया। तो बी यूनियन सी का बार देखते हैं, ए है, बी है, सी है। बी यूनियन सी का बार मतलब बी और सी को छोड़ दें और वो वाला पार्ट ले लें जो बी और सी के बाहर आ रहा है। तो बी यूनियन सी का बार मतलब कि हम लोग ग्रीन डॉट लगा देते हैं बी यूनियन सी का बार में। तो ये जो मैंने डॉट लगाए हैं बी यूनियन सी के बार को एक्सप्रेस कर रहा है। अब इसका कॉमन लेना है ए के साथ। तो अगर इसका ए के साथ अगर मैं कॉमन ले लूं, डॉट पार्ट का इसके साथ अगर मैं ए के साथ कॉमन ले लूं, तो हमको क्या मिलने वाला है, ग्रीन डॉट तो हमारे लिए किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, बी यूनियन सी के बार को। और अगर मैं इसके साथ ए को कॉमन ले लूं, मतलब वी हैव टू टेक कॉमन दैट पार्ट और ग्रीन डॉट ओनली विच लाइज इन द सेट ए ऑल्सो। तो इसका मतलब ए के साथ अगर इसको कॉमन ले लिया जाए तो क्या मिलने वाला है हमको, यहाँ पे सेकंड पार्ट के लिए जो आंसर मिलने वाला है वो कुछ इस तरीके से होगा कि जो ए के अंदर आने वाले ग्रीन डॉट हैं केवल वो ही लो आप। तो ये जो पोर्शन हमने लिया है ए बी सी यूनिवर्सल सेट, तो ये जो हमारा आंसर आ रहा है ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का बार। तो हमने देखे कुछ एग्जाम्पल। सबसे पहले हमने एक आईआईटीएन आईएएस और इंजीनियर वाले डेटा को हमने वेन डायग्राम के थ्रू एक्सप्रेस किया। सेकेंडली हमने तीन तीन वाले वेन डायग्राम थोड़े कम यूज में लिए थे, तो उनके लिए अगर हमें कोई पोर्शन शेड करना हो, हमें पता लगाना हो कि ये कौन से पार्ट्स, ये जो पार्ट अगर ये गिवन फिगर है, हमको एबीसी का या तो डेटा दिया हुआ है या वेन डायग्राम ऑलरेडी ऐसा दिया हुआ है कि एबीसी की सिचुएशन कुछ इस तरीके से है एंड वी हैव टू शेड
दीज पार्ट्स, तो वो हम लोग इस तरीके से शेड कर सकते हैं। तो देखिए यूनियन इंटरसेक्शन का जो एप्लीकेशन है, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में, हम लोग जैसे ही आगे पढ़ेंगे तो इनमें इंटरवल्स का हमको कॉमन लेना पड़ेगा, इनका यूनियन लेना पड़ेगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग यहाँ ले रहे हैं कि पी सेट, क्यू सेट और आर सेट आपको दे रखा है, तो पी इंटरसेक्शन क्यू हम निकालेंगे और पी इंटरसेक्शन क्यू का हम लोग यूनियन निकालेंगे सेट, गिवन सेट आर के साथ। तो पहले वाले एग्जांपल पे जाते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। पहले वाले एग्जांपल के लिए मतलब पी इंटरसेक्शन क्यू निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इजीली इसको विजुअलाइज करने के लिए नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन पे हमने पी सेट बनाया, नंबर बना देते हैं यहाँ पर -5, -5 हमारे पास -10 है, -10 -5, उसके बाद है 1, 4 है हमारे पास, और असेंडिंग ऑर्डर में पी और क्यू में आने वाले सारे के सारे नंबर्स को मार्क कर देते हैं। -5 आ गया, 4 आ गया, -10 आ गया, 1 आ गया, उसके बाद 3 और इसके बाद फाइनली 10। तो -5, 4, -10, 1, 3 और 10 सारे मार्क हो चुके हैं। अब पी के लिए अगर हम लोग यहाँ नंबर लाइन पे बनाए तो पी पे हम लोग किसको देख रहे हैं, -5 से 4 तक को देख रहे हैं। -5 से 4 तक के पोर्शन को इस तरीके से देख रखे हैं, -5 को ले नहीं रहे हैं इसलिए एक्सक्लूड, 4 को ले रहे हैं इसलिए इंक्लूड कर दिया। उसके बाद क्यू बनाए तो -10 से 1, -10 से 1 जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसा बना दिया, -1 से, और -10 से 1 ले लिया हमने। फिर उसके बाद 3 से लेके हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं, 10 तक जा रहे हैं, 3 से 10 तक जा रहे हैं। दैट इज रिप्रेजेंटिंग क्यू। ये लाइन पोर्शन जो है, सेगमेंट जो है वो क्यू को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और ये जो अकेला है ये पी को एक्सप्रेस कर रहा है। और हमसे बोला क्या जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है पी इंटरसेक्शन क्यू निकालिए। तो आपको ऐसे पोर्शंस देखने हैं कि पी और क्यू में जो दोनों कॉमन है, तो देख सकते हैं इजीली कि पी और क्यू में कौन कौन से पोर्शन हमको कॉमन देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। पी और क्यू में जो दोनों में ही आ रहे हो ऐसे पोर्शन हमको लिखने हैं। तो पी और क्यू का कॉमन हमको क्या देखने को मिल रहा है, -5 to 1। -5 to 1 के बीच में -5 जो है हमारा ओपन है, -5 हमको क्यू देख पी में देखने को नहीं मिलता है, तो -5 को हम कॉमन नहीं ले पाएंगे दोनों में। और 1 जो है हमारा, 1 भी दोनों में कॉमन देखने को नहीं मिलता है क्योंकि 1 क्यू में नहीं आ रहा है। तो एक पोर्शन तो हमको ये मिला। दूसरा पोर्शन मतलब कि, और दूसरा पोर्शन अगर हम देखें तो दूसरा पोर्शन क्या मिलने वाला है हमको, 3 to 4। अब अगेन 3 क्यू में नहीं आ रहा है तो 3 दोनों में नहीं आ रहा है, और 4 पी में भी अवेलेबल है, साथ साथ क्यू में भी अवेलेबल है। तो 3 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 4। तो ये हमारा पी इंटरसेक्शन क्यू मिल गया। पी इंटरसेक्शन क्यू बनाने के लिए हमने क्या किया, पी के सेगमेंट को एक्सप्रेस किया, क्यू के सेगमेंट को एक्सप्रेस किया नंबर लाइन पे, और सेपरेटली उनको लिखने के बाद उनका कॉमन पार्ट ले लिया। तो अगर हम इसको मिला के लिखें तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट -5 लेस देन x लेस देन 1 और यूनियन 3 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 4। तो ये जो हमारा पार्ट आया, ये जो हमारे नंबर्स आए, दोज आर रिप्रेजेंटिंग p यूनियन q। अब हम इसके साथ r को भी अगर मर्ज कर दें तो सेकंड पार्ट में हम लोग जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में हमने p, तो p इंटरसेक्शन q तो हमने यहाँ बना ही लिया है, इसको r के साथ हमें मिक्स करना है। r हमारा कौन सा सेट है, 2 से लेके 6 तक जा रहा है, 2 से 6 तक के सारे नंबर्स को हमको इसमें मिला देना है। तो हम लोग वापस से नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन बनाई, -5 आ गया और 1 आ गया, यहाँ पर हमारा 3 मिल गया हमको, यहाँ पर 4 मिल गया। अच्छा 2 जो कि r में आ रहा है, 2 को लिख दिया यहाँ पर, और 4 नहीं 6, तो 6 हमने यहाँ लिख दिया। अब p इंटरसेक्शन q क्या मिल रहा था, -5 to 1 और 3 to 4, ये मिल रहा था हमको P इंटरसेक्शन Q। तो P इंटरसेक्शन Q हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये P इंटरसेक्शन Q को एक्सप्रेस कर रहे हैं दोनों लाइन सेगमेंट। और अब R के लिए क्या लिखें, 2 से 6। अब 2 से 6 लिख रहे हैं तो 2 से लेके 6 सब कुछ ले लेना है, 2 से 6। ये है सेट R जो कि हमको दिया हुआ है। देखिए जब हमने इंटरसेक्शन लिया था तो इंटरसेक्शन लेते टाइम तो हमने दोनों सेट बनाए और दोनों में जो कॉमन आ रहा है जैसा कि हमने डिफाइन किया था वो हमने ले लिया। लेकिन यहां पर जब हमको यूनियन लेना है तो एक्चुअली हमको दोनों को क्लब करना है, दोनों के एलिमेंट्स को मिला के लिख देना है, नॉट रिपीट एनी एलिमेंट लाइंग इन बोथ। तो हम लोग इनको मिला रहे हैं। तो P इंटरसेक्शन Q को जब हम लेते हैं R के साथ,
यूनियन लेते हैं आर के साथ, तो मिक्स करेंगे तो मिक्स करने में हमको क्या मिलेगा, मतलब हमको वो सारा पोर्शन लिख देना है जो या तो इसमें आ रहा है पी इंटरसेक्शन क्यू में, या तो आर में आ रहा है। तो पी इंटरसेक्शन क्यू कंटेन कर रहा है किसको, एक्स सच दैट -5 से एक्स की वैल्यू 1 तक जा रही है। उसके बाद इस पोर्शन को आर ने कवर करना शुरू कर दिया है, और हम लोग आर पूरा कवर कर रहा है सेकंड वाले पोर्शन को। तो हम जब सेकंड पार्ट लिखेंगे इसका, जो कि हमको देखने को मिल रहा है, ये ऑलरेडी पी इंटरसेक्शन को पूरा पूरा कवर कर रहा है। तो जब हम दोनों के एलिमेंट्स को मिलाएंगे, क्लब करेंगे, तो ये कवर अप ऑलरेडी हो रहा है आर में। तो यूनियन विद 2 एक्स की वैल्यू कहां तक जा रही है, 2 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 6। तो ये हमारा पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर आ रहा है। तो बाय यूजिंग लॉज ऑफ अलजेब्रा हमें इन क्वेश्चंस को प्रूव करना है। जैसे कि पहला लिख रखा है बी बार सबसेट ऑफ ए बार, देन हमें शो करना है ए इज सबसेट ऑफ बी। एंड सेकेंडली जो डेटा दे रखा है ए यूनियन बी इक्वल टू सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, देन ए इक्वल टू सी माइनस बी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है लॉज ऑफ अलजेब्रा में, हम इसको करने वाले हैं। कैसे करेंगे, पहला वाला, पहले वाले पे ध्यान दीजिए। सपोज हमें ये शो करना है यहां पर, टू शो ए सबसेट ऑफ बी। तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा, हमेशा जब भी आपको एक सेट को दूसरे सेट का एलिमेंट शो करना है, तो प्रोसेस क्या होगी, प्रोसेस होगी हमेशा एक चूज कीजिए एक रैंडम एलिमेंट उस सेट का जिस सेट को आपको किसी का सबसेट शो करना है। हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ए का एक एलिमेंट चुनने वाले हैं। वो एलिमेंट ए के किसी भी मेंबर को एक्सप्रेस कर सकता है, और फिर बाय द गिवन डेटा उस एलिमेंट को हम अगर बी में शो कर दें, तो हम सारे एलिमेंट्स ए के जो हैं वो बता सकते हैं कि बी में मिल रहे हैं। मैंने क्या बोला, बड़ा ध्यान से सुनिए। इफ वी वांट टू प्रूव ए सबसेट ऑफ बी, देन वी विल टेक अ रैंडम एलिमेंट ऑफ ए, and then by the given data we will show that that particular element is also present in set B। तो अगर ऐसा हम कर पाए तो हम बता देंगे कि भाई हाँ ए बी का सबसेट है। तो लेते हैं इसमें कोई एलिमेंट x जो कि a का मेंबर है, ठीक है, लेट x एलिमेंट ऑफ a। तो अगर x a का एलिमेंट है, इसका मतलब x पक्का a बार का एलिमेंट तो नहीं है। अगर x a में आ रहा है, इसका मतलब a बार में नहीं आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट सेट में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि a बार होता कौन है, यूनिवर्सल सेट में से a को हटा देते हैं वो होता है। अब x अगर a में आ रहा है तो a बार में नहीं आ रहा है। अब अगर a बार में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब b बार में भी नहीं आएगा, क्योंकि b बार जो है वो कौन है, b बार इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ b। अगर कोई सेट मैं यहां पर बना दूं, सपोज एग्जाम्पल के लिए हमने ये बना दिया क्योंकि हमको गिवन है, तो ये ए बार अगर मैंने बना दिया और इसको बी बार बोल दिया, तो अगर कोई ए बार में ही नहीं आ रहा है तो बी बार में कैसे आएगा, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। अच्छा, ए बार में नहीं आ रहा है, इसका मतलब बी बार में नहीं आएगा। अब अगर कोई मेंबर बी बार में नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो एलिमेंट पक्का बी में तो आएगा ही आएगा, इसका मतलब वो पक्का बी में आएगा। तो हमने वही किया जो हमने यहाँ पर बोला था कि ए का एलिमेंट चुना, और गिवन डेटा की हेल्प से हमने उसी मेंबर को बता दिया कि वो बी का भी मेंबर है। और जैसे ही बी का मेंबर बताया, तो एक्स तो अब कोई भी रैंडम एलिमेंट हो सकता था ए का, और उस रैंडम एलिमेंट को हमने किस में शो कर दिया, बी में। तो मतलब पहला मेंबर ए का लेता तो पहले को भी ऐसे बता सकता था, दूसरा लेता तो दूसरे को भी, तीसरा लेता तो तीसरे को भी, और जितने भी एलिमेंट ए के अंदर थे, जितना भी कार्डिनल नंबर इसका था, वो सारे के सारे मेंबर्स को हम लोग किसमें बता सकते हैं, बी में बता सकते हैं। इसका मतलब हम लोग इससे कंक्लूड करते हैं, इसको फर्स्ट लिख देते हैं, इसको सेकंड लिख देते हैं। तो बाय फर्स्ट सेकंड हम लोग कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, जैसा कि हमें शो करना था। अच्छा, नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग, सेकंड एग्जांपल पे चले जाते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है, सेकंड एग्जांपल कह रहा है कि इफ इट इज गिवन एंड दिस इज गिवन, देन वी हैव टू शो दिस। अगर आपको याद हो तो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि सेट ए सेट बी के बराबर तब होता है जब ए बी का सबसेट भी हो और बी ए का भी सबसेट हो। तो टू शो हमें शो करना है ए किसके बराबर आ रहा है, सी माइनस बी के। वी प्रूव, हम क्या प्रूव करने वाले हैं यहां पर कि ए बी सबसेट है सी माइनस बी का, ऑल्सो सी माइनस बी भी किसका सबसेट है, ए का।
तो ए जो है वो भी सी माइनस बी का सबसेट है, और जो सी माइनस बी है वो भी ए का सबसेट है। तो अगर ये दोनों बातें शो कर दी, तो हमने ये पढ़ा था कि अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ए और बी बराबर होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं इसमें, और क्या शो करते हैं हम लोग, ए सबसेट है सी माइनस बी का। तो जैसा कि ऊपर वाले एग्जांपल में हमने किया कि एक एलिमेंट इसका चुन लेते हैं और उसमें बता देते हैं। तो लेट वापस से एक्स लेते हैं, ए का एलिमेंट लेते हैं। अब अगर एक्स ए का एलिमेंट मैंने ले लिया, तो जो गिवन डेटा है ए का एलिमेंट ले लिया, तो वो एक्स ए यूनियन बी में भी पक्का आएगा ही आएगा। ए में आ रहा है तो ए यूनियन बी में आना क्लियर है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि x किस में आ गया है, c में आ गया है। तो अगर x a में आ गया है तो x a यूनियन b में आ गया, और ये c में आ गया, क्योंकि आपको बता रखा था कि a यूनियन b ही किसके बराबर है, c के बराबर है, ये गिवन था। तो गिवन डेटा की हेल्प से हमने ये लिख दिया। अच्छा, अब हम लोग ये कह रहे हैं कि x a में आ रहा है, तो अगेन अगेन x a में आ रहा है तो पक्का x b में तो नहीं आ सकता, क्योंकि आपको a इंटरसेक्शन b पक्का क्या दे रखा है, फाई दे रखा है। तो हमने यहां पर देखा कि x c में तो आया है ना, पर x b में नहीं आया। तो x c में तो आ रहा है पर x b में नहीं आ रहा है, इसका मतलब x इज एलिमेंट ऑफ c, बट x कैन नॉट बी एन एलिमेंट ऑफ b एज a इंटरसेक्शन b फाई। अगर x a में आ चुका है तो x b में नहीं आ सकता। तो ये जो पॉइंट है हमारे, x सी में आ गया और एक्स बी में नहीं आया है, इन दोनों को अगर मैं क्लब कर दूं, तो इन दोनों को क्लब करने से हमको क्या मिलता है कि एक्स किस में मिल गया है, एक्स सी माइनस बी में आ गया है। सी माइनस बी होता क्या था, सी माइनस बी होता था सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच लाइज इन सी बट नॉट इन बी। तो हम लोग यही तो कह रहे हैं कि सी में आ गया है और बी में नहीं आया है, तो दोनों को मिला के हमने लिखा तो ये पता चल गया। तो जैसे ही हम ये एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हम लोग बता पा रहे हैं कि ए किसका सबसेट मिला, ए किसका सबसेट मिल रहा है, सी माइनस बी का सबसेट मिल रहा है। देखिए रिवाइज करते हैं एक बार, इस पॉइंट को दोबारा देखते हैं। हमको क्या शो करना था, a इक्वल टू सी माइनस बी। इसके लिए हमने बोला कि a को सी माइनस बी का और सी माइनस बी को a का सबसेट बता दो। उसमें से फर्स्ट पार्ट को चुना, a इज सबसेट ऑफ सी माइनस बी, ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह इसका एक एलिमेंट चुने और इसमें बता दें। तो x एलिमेंट ऑफ a चुना, ए में आया तो ए माइनस ए यूनियन बी में आएगा, ए यूनियन बी में आया इसका मतलब सी में आएगा, तो सी में आ गया। और ए में आ रहा है इसलिए बी में नहीं आ सकता, क्योंकि गिवन है इंटरसेक्शन बी तो फाई है। तो x एलिमेंट ऑफ c बट x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट x बिलोंग्स टू c माइनस b। तो मतलब कोई भी रैंडम a का एलिमेंट हमने किसमें शो कर दिया, c माइनस b में। इसी तरीके से सेकंड वाले को हम लेके जाते हैं, शो करने वाले हैं यहाँ पर c माइनस बी किसका एलिमेंट, किसका सबसेट है, a का। तो लेट यहाँ पर फिर से y ले लेते हैं, c माइनस बी का एलिमेंट ले लेते हैं। तो y को अगर c माइनस बी का एलिमेंट ले लिया तो y पक्का c में तो आ रहा है, बट y किस में नहीं आ रहा है, y किस में नहीं आ रहा है, b में नहीं आ रहा है, क्योंकि c माइनस बी की ये डेफिनेशन होती है कि c में आए पर b में ना आए। अच्छा, c में आ गया तो c का मतलब है क्या, a यूनियन b में लाई कर रहा है। अच्छा, ए यूनियन बी में लाई कर रहा है, और साथ साथ हम देख रहे हैं बी में लाई नहीं कर रहा है। अब कोई एलिमेंट अगर ए यूनियन बी में तो आया लेकिन बी में ना आया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो एलिमेंट पक्का ए में ही आएगा, अदरवाइज ए यूनियन बी में भी नहीं आ पाएगा। तो हमने ये देखा कि एलिमेंट वी आर सेलेक्टेड इन सी माइनस बी रैंडमली, वो एलिमेंट को हमने किस में शो कर दिया, ए में। तो इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से हम लोग क्या लिख सकते हैं मिला के, कुल मिला के, कि सी माइनस बी किसका सबसेट हो गया, ए का। तो अब हम कंक्लूड कर देते हैं ये पूरा कि बाय फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड जब हम मिला रहे हैं तो हम क्या मिला रहे हैं, ए इक्वल टू सी माइनस बी, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है वही हमको प्रूव करने थे, ऐसा लाने के लिए, जो कि हमने फाइनली प्रूव कर दिया है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, हमको प्रूव करना है ये, ठीक है, P यूनियन Q यूनियन R बार इंटरसेक्शन P बार माइनस Q, और फिर उसके बाद RHS हमको इसमें लाना है, और यूजिंग लॉज ऑफ अलजेब्रा हमको इसको प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, P यूनियन Q यूनियन R बार। अच्छा, हम लोग P बार माइनस Q को P बार माइनस P बार इंटरसेक्शन Q बार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था, यहाँ पर A
माइनस बी को हम लोग कैसे लिखा करते थे, ए बार ए इंटरसेक्शन बी बार लिखा करते थे। ये हमने पहले पढ़ा था कि ए माइनस बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी बार होता है, हमने प्रूव भी किया है। तो अभी हम लोग आगे देख रहे हैं पी यूनियन क्यू यूनियन आर बार इंटरसेक्शन विद दिस। तो हमने यहाँ पर ए की जगह पे किसको रख दिया, पी बार को रख दिया। अगर ए की जगह पी बार को रख दें तो पी बार इंटरसेक्शन और क्यू बार हो गया है। अच्छा, इसको अब आगे लेके जाएं तो कैसे लिख सकते हैं, क्या इसको P यूनियन Q यूनियन R बार और डिमॉर्गन लॉ लगा सकते हैं इसमें, इंटरसेक्शन P यूनियन Q का होल बार लिख सकते हैं, डिमॉर्गन लॉ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब हम जा रहे हैं इनको, चलो ऐसा करते हैं कि इनको हम लोग आगे पीछे ऐसे लिख देते हैं, कम्यूट कर देते हैं इनको। तो कम्यूट कर दिया तो हमको ये एक स्टेप मिल गई। इसको इजी बनाने के लिए P यूनियन Q दो बार हमें नजर आ रहा है, इसको हम कोई नया नाम देते हैं, लेट्स से दैट K। तो इसको के बार बोल दिया और ये हो गया के यूनियन आर बार। अब हमें ये नजर आने लग गया है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर लग जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं, के बार इंटरसेक्शन के यूनियन के बार इंटरसेक्शन आर बार। अब आप देखिए के बार इंटरसेक्शन के जो लॉज ऑफ एल्जेब्रा हमने पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि किसी सेट का उसी के साथ अगर हम लोग उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर हम कॉमन ले रहे हैं, इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो विल गेट फाई। और यहाँ पर के बार इंटरसेक्शन आर बार। और ये भी हमने पढ़ा था फाई का किसी भी सेट के साथ अगर यूनियन लेते हैं विल गेट सेम सेट। तो ये हमारे पास ऐसा आ गया है। अब के की वैल्यू को रिसब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग, के की वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट कर दें तो हमको क्या मिलेगा, पी यूनियन क्यू का बार इंटरसेक्शन आर बार। और इससे हमें फाइनली क्या मिल गया, पी बार इंटरसेक्शन क्यू बार इंटरसेक्शन आर बार। क्यों, क्योंकि डिमॉर्गन लॉ लग गया है यहाँ पर। तो फाइनली वी विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो अब हमें ये शो करना है कि दो सेट अगर डी और ई दिए हुए हैं जिनके लिए पावर सेट सेम है, और पावर सेट सेम है तो उनके वो जो दोनों सेट्स हैं डी और ई वो दोनों आपस में सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो टू शो दैट टू शो डी इक्वली हम लोग दो बातें प्रूव करने वाले हैं। पहली बात डी सबसेट ऑफ ई, और दूसरी बात हम लोग क्या प्रूव करेंगे, ई सबसेट ऑफ डी। तो दोनों बातें एक ही तरीके से प्रूव होने वाली हैं, तो हम लोग केवल एक पे ही कंसंट्रेट करते हैं पहले कि लेट मान लेते हैं x कोई एलिमेंट है डी का। अब x अगर डी का एलिमेंट लिया देन देयर एग्जिस्ट सम set capital X which is also subset of D। तो हमारे पास अगर X कोई एलिमेंट ले रहा हूं, कोई मेंबर ले रहा हूं जो कि X है और वो D का मेंबर है, तो ऐसा एक न एक सेट X जरूर मौजूद होगा जो कि कैपिटल X, ऐसा कोई ना कोई सेट X कैपिटल X जरूर मौजूद होगा जो कि D का सबसेट हो। दोबारा ध्यान देते हैं, हमने कोई एलिमेंट चुना X और वो एलिमेंट है स्मॉल x कैपिटल D का एलिमेंट है। तो अगर स्मॉल x कैपिटल D का एलिमेंट है तो स्मॉल x को कंटेन करने वाला कैपिटल X कोई ना कोई सेट ऐसा जरूर मौजूद होगा जो कि कैपिटल X D का सबसेट हो। तो अगर ऐसा होता है तो कैपिटल X किसका मेंबर हो जाएगा, पावर सेट ऑफ D का मेंबर हो जाएगा, क्योंकि पावर सेट ऑफ D तो सारे के सारे सबसेट्स को कंटेन करता है जो D के सबसेट्स हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब कैपिटल X किसका मेंबर हो जाएगा, PE का मेंबर हो जाएगा, क्योंकि ये हमको गिवन है PDPE बराबर है, PDPE बराबर है। तो अगर कैपिटल X PD का मेंबर है, कैपिटल X PE का भी मेंबर है, इसका मतलब वो जो हमारा स्मॉल x था वो E का मेंबर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो मेंबर आते हैं, इसके अंदर जो मेंबर आता है उनमें से x एक है। तो अगर कैपिटल X जो है वो PE का मेंबर है, इसका मतलब हम लोग क्या कह रहे हैं कि कैपिटल X E का एक सबसेट है। और अगर E का एक सबसेट है तो कैपिटल X के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो मेंबर E में मिलने वाले हैं। तो वो मेंबर जो हमारा X था वो E में मिलने वाला है। तो स्मॉल x किसका मेंबर हो गया, E का। तो अगर हमको ऐसा हो मिल गया तो पॉइंट नंबर फर्स्ट और पॉइंट नंबर सेकंड
पॉइंट नंबर फर्स्ट और सेकंड से बाय फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट। हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं D इज ए सबसेट ऑफ E। अब E सबसेट ऑफ D, तो सिमिलरली सिमिलर एज D सबसेट ऑफ E। यहां पर हमको सिर्फ नामों को स्वैप करना है, D की जगह E लिख देना है, E की जगह D लिख देना है। ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि x की जगह हम y एलिमेंट लेके काम कर सकते थे, जैसे हमने यहाँ पर x एलिमेंट ऑफ d लिया, वैसे ही x एलिमेंट ऑफ e लेके अगर हम काम करते, नाम स्वैप कर देते, तो हमारा पूरा सेम टू सेम यही रिजल्ट मिल जाता। तो देयरफॉर वी कैन से दैट d इज इक्वल टू e बाय फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। तो यही हमें प्रूव करना था कि अगर पावर सेट बराबर दे रखे हैं तो वो सेट बिल्कुल बराबर होंगे, एंड दिस इज द कंक्लूजन। तो यहाँ पर दो सेट दे रखे हैं, ए सेट और बी सेट, और हमको उनका कॉमन निकालना है। तो सेट ए निकालना बी के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा टफ होगा यहाँ पे। तो देखते हैं ए को निकाल लेंगे कैसे। तो ए सेट है जो फॉर ए, सोल्यूशन लिख रहे हैं फॉर ए, देखिए एक्स वाई इक्वल टू वाई प्लस 3x प्लस 2। अब इसको सेटिस्फाई करने वाले इंटीजर्स निकाल लें। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग ऐसा करते हैं कि y को सेम साइड ले आते हैं x माइनस वन लिख लिया, 3x प्लस 2 रह गया इधर, और फिर उसके बाद y हमें मिला 3x प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस वन, इस तरीके से मिल गया है। और y अब हमको मिल गया है, अगर हम इसको डिवाइड कर लें 3x माइनस वन प्लस हम लिख देते हैं यहाँ पर 5 अपॉन x माइनस वन। एक बात हमें यहाँ पर बोलनी पड़ेगी कि यहाँ पर x 1 नहीं है, क्योंकि अगर x 1 होता है, मान लीजिए हम यहाँ पर ओरिजिनल इक्वेशन में 1 रख देते हैं, तो x को 1 रखते ही y भी कैंसिल हो गए, और यहाँ पर हमको रिजल्ट मिलेगा 0 इक्वल टू 5, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन होगा। तो x को हम यहाँ पर 1 ले नहीं सकते हैं, अदरवाइज y की कोई फिजिबल वैल्यू हमको मिलेगी नहीं। तो हमारे पास ये आ गया। तो जब x 1 नहीं हो सकता, तो अब हम लोग लिख सकते हैं y को 3 प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस वन। अब हम जानते हैं x और y दोनों ही इंटीजर दे रखे हैं, तो क्योंकि x और y दोनों ही इंटीजर दे रखे हैं, एज x y बोथ आर इंटीजर्स, देयरफॉर हम लोगों को ऐसी वैल्यूज ही x माइनस वन की लेनी है जिसको लेने पे हमको y भी इंटीजर मिल जाए। अब आप देख सकते हैं 5 अपॉन एक्स माइनस वन हमें मिल रहा है, 5 अपॉन एक्स माइनस वन मिल रहा है, और हमको इसको डिवाइड पूरा करना पड़ेगा, अदरवाइज फ्रैक्शन में इंटीजर जोड़ेंगे तो हमको इंटीग्रल वैल्यू मिलने वाली नहीं है। तो x माइनस वन की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिनको रखने पे ये पूरा पूरा फ्रैक्शन जो है खत्म हो जाए और हमको एक इंटीग्रल वैल्यू मिल जाए। तो x और y दोनों इंटीजर हैं, देयरफॉर 5 अपॉन एक्स माइनस वन को हमको इंटीजर लेना पड़ेगा। इसका मतलब x माइनस वन को इसका कोई ना कोई डिवाइजर होना पड़ेगा, पॉजिटिवली और नेगेटिवली भी हो सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, या तो ये प्लस माइनस वन हो सकता है और ये प्लस माइनस 5 हो सकता है, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर मिल गया हमको। प्राइम नंबर नहीं होता तो और पॉसिबिलिटीज भी हमें कवर करनी पड़ती, पर अब या तो ये प्लस माइनस वन होगा या तो ये प्लस माइनस 5 होगा। तो x इक्वल टू 1 प्लस माइनस वन और 1 प्लस माइनस 5। तो x क्या आ गया, 0 आ सकता है और 2 आ सकता है और -4 आ सकता है और 6 आ सकता है। चार केसेस बन सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो चारों केसेस लिख दिए। कॉरेस्पॉन्डिंगली y हमको क्या मिलते जाएंगे, अगर हम x माइनस वन की वैल्यू, अगर हम x माइनस वन की वैल्यू जीरो, x माइनस वन की वैल्यू -1 ले रहे हैं, -1 ले रहे हैं, तो या x की वैल्यू 0 ले रहे हैं, सपोज x की वैल्यू यहाँ पर हम 0 रख रहे हैं, तो 0 रखने पे हमको क्या मिलेगा, y की वैल्यू मिलेगी -2। अगर हम यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो 2 रखने पे हमको क्या मिल रहा है, 2 रखने पे हमको मिल रहा है 8। -4 रख रहे हैं तो ये पूरा पूरा -4 रखने से यहाँ पे मिलने वाला है माइनस का, अगर हम x की वैल्यू -4 यहाँ रख दें तो ये टोटल मिलेगा -1 और -1, 3 -1 से ये कितना मिलने वाला है हमको 2, और उसके बाद 6 पुटअप कर दें तो 6 पुटअप करने से ये 5 5 कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 1 कितना मिल जाएगा हमको, 4 मिल जाएगा। एक बार हम वापस से इनको देख लेते हैं। x की वैल्यू अगर 0 रख रहे हैं तो 0 रखने से -2, x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो 2 रखने से 2 -1 1 बच गया, और 3 और 5 8 हो गया, ठीक है। -4 रख रहे हैं, -4 और -1 -5, -5 ये कट जाएंगे और हमको 3 -1 से 2 मिल जाएगा। 6 रख देते हैं तो 6 रखने से हमको 5 से 5 कैंसिल होके हमको यहाँ पर वापस से 4 मिल जाएगा। तो हमको जो ए सेट मिला, कुल मिला के ए सेट मिला, वो क्या मिला, 0 -2, 2 8, -4 2 और
6 4। ये 4 एलिमेंट हमको ए में मिल गए। और क्लियरली बी तो बहुत ही आसान है, अगर मैं ए कॉमन बी लिखना चाहता हूँ तो ए कॉमन बी का मतलब क्या होगा कि बी की कंडीशन को भी हमको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। उसमें सिर्फ इतना लिख रखा है कि एक्स वाई से ग्रेटर हो, तो हमें सारे एलिमेंट सारे इंटीग्रल वैल्यूज पे जाने की जरूरत नहीं है, केवल ए के साथ कॉमन लेना है। तो पहला मेंबर क्या सेटिस्फाई कर रहा है बी की कंडीशन को? हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा मेंबर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एक्स छोटा है। तीसरा मेंबर फिर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, चौथा मेंबर फिर से सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए और बी में अगर मैं कॉमन ले लूं तो ए और बी में जो कॉमन मेंबर आने वाले हैं वो है 0 - 2 और 6, 4। तो ये दो ही मेंबर हैं जो कि ए और बी में कॉमन मिल रहे हैं। एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। तो लॉ ऑफ अलजेब्रा की हेल्प से हमें इस एग्जांपल को प्रूव करना है फॉर सम गिवन सेट्स ए एंड बी। तो लेफ्ट हैंड साइड थोड़ी ज़्यादा बल्कि है, थोड़ी ज़्यादा लेंदी है। ऑब्वियसली इसमें काम करना हमें थोड़ा इजी पड़ेगा, तो हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड पकड़ के राइट हैंड साइड लेके आते हैं राइट हैंड साइड। तो ए बार यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी बार, ठीक है, इसको हमने ए बार यूनियन बी बार कम्यूट कर दिया है। ए यूनियन बी आगे पीछे लिखा है सिर्फ इनको, और कुछ नहीं किया है। अच्छा, अब हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ए बार यूनियन डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं, बी बार इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बार इंटरसेक्शन बी, ऐसे लिख दिया। और हमारे पास क्या गया? ए बार यूनियन बी बार इंटरसेक्शन ए यूनियन। अब बी और बी बार का जो कॉमन है वो फाई आता है, जो कि हमने लॉ ऑफ अलजेब्रा में पढ़ा था। अच्छा, अब हम एक सेट देख रहे हैं जिसका फाई के साथ यूनियन लिया जा रहा है। तो फाई के साथ अगर यूनियन लेंगे हम किसी भी सेट का, तो वही सेट हमको दोबारा मिल जाएगा। तो ये मिल गया। वापस से हम जिस सिचुएशन में आ गए हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा सकते हैं। तो वापस से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ए बार यूनियन बी बार इंटरसेक्शन ए बार यूनियन ए। तो ए बार यूनियन ए हमको क्या मिल रहा है? ए बार यूनियन ए हमको मिल रहा है यूनिवर्सल सेट, जैसा कि हमने लॉ ऑफ अलजेब्रा में पढ़ा था। अच्छा, इसके बाद यूनिवर्सल सेट का किसी भी सेट के साथ अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमको क्या रिजल्ट मिलता है? वही सेट दोबारा। तो ए बार यूनियन बी बार मिल गया। और डिमॉर्गन लॉ फाइनली जब हम लगाएंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का टोटल बार लिख सकते हैं, जो कि एग्जैक्टली राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टुडेज लेक्चर, होमवर्क बेस्ड ऑन ऑपरेशंस एंड अलजेब्रा ऑफ सेट्स, हमारी शीट में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 B1 2 3 4, 1 पार्ट 2 B1 2 7, और 2 पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 2, 2 पार्ट 3 में क्वेश्चन 1, 3 पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3। और एनसीईआरटी में 1.3 करेंगे एंड 1.4 करेंगे, 1.5 करेंगे। अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले थ्योरी अच्छे से देखें, पढ़ें, एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल जो हमने किए हैं उनको अपने आप बनाने की प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। देयर आफ्टर यू शुड गो थ्रू दिस होमवर्क। एनसीईआरटी का होमवर्क आप पहले कर सकते हैं, अपनी शीट का होमवर्क आप बाद में कर सकते हैं। और एक्सरसाइज 1.3 का 6 क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा, दैट इज बेस्ड अपॉन इंटरवल्स, जो कि हम एफओएम में आगे पढ़ने वाले हैं।